गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस टॉपिक के अंतर्गत जो भारत में महिलाओं की बदलती परिस्थिति है, इसमें पिछले जो व्याख्यान थे उसमें कुछ बिंदु पर चर्चा हो चुकी है। जैसे उपनिवेश काल से पूर्व महिलाओं की क्या परिस्थिति थी, उपनिवेश काल में महिलाओं की परिस्थिति में क्या क्या अंतर रहे, और आज हम बात करते हैं उपनिवेश काल के बाद महिलाओं की परिस्थिति। जो उपनिवेश काल के बाद का समय है वो है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का समय। यदि हम उपनिवेश काल के बाद की स्थिति देखें तो इसमें महिलाओं की जो स्थिति है उसमें बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। अर्थात उनकी स्थिति में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इसी संदर्भ में डॉक्टर श्रीनिवास कहते हैं कि संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण और जाति गतिशीलता ने स्त्रियों की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसको उन्नत करने में काफ़ी योगदान दिया है। वर्तमान में स्त्री शिक्षा का प्रसार हुआ है और कई स्त्रियां विभिन्न औद्योगिक संस्थानों और विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी करने लगी हैं। अब वे आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होती जा रही है। उनके पारिवारिक अधिकारों में भी वृद्धि हुई है। अनेक सामाजिक अधिनियमों ने स्त्रियों की जो निर्योग्यताएं थी उनको समाप्त करने में और विभिन्न जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उनसे छुटकारा दिलाने में भी अपना योगदान दिया है। अब स्त्रियों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए काफ़ी सुविधाएं भी धीरे धीरे प्राप्त हो रही हैं और वर्तमान में इस स्त्रियों की स्थिति में हम विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में कुछ बिंदुओं के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। इसमें मुख्यतया महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है। धीरे धीरे उनका शैक्षिक स्तर बढ़ता जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप अन्य चीज़ें भी परिवर्तित हो रही है। आर्थिक क्षेत्र में उनको काम करने के मौके दिए जा रहे हैं और कुछ महिलाओं ने आर्थिक क्षेत्र में काम करके अपनी आर्थिक निर्भरता को भी बढ़ाया है। तो चलिए हम बात करेंगे कि किन किन क्षेत्रों में उपनिवेश काल के बाद प्रगति हुई है। पहला बिंदु है स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति। यदि हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देखें तो स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ है। इससे पूर्व न तो माता पिता लड़कियों को शिक्षा दिलाने के पक्ष में रहते थे और न ही शिक्षा की दृष्टि से समुचित सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध थी। आप अगर आकलन करेंगे तो ये पाएंगे कि आज अधिकांशतः जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके नज़दीक कम से कम हाई स्कूल, इंटरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण करने के लिए सुविधाएं प्राप्त हैं। लेकिन पहले ऐसी स्थितियां नहीं थी। पहले लोगों को अपने गांव से दूर पैदल जाके लंबी दूरी की यात्रा कर अपने विद्यालय तक पहुंचना होता था। तो उस समय महिलाओं की शिक्षा के प्रति माता पिता की रुचि भी नहीं रहती थी क्योंकि सामाजिक
सुरक्षा की भावना उनके अंदर कहीं न कहीं बैठी रहती थी। और एक कारण ये भी था, और उस समय लड़कियों अथवा बालिकाओं का विवाह एक जो उम्र होती है, जो पढ़ने की उम्र होती है, उससे पूर्व ही कर लिया जाता था। क्योंकि परंपरागत रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लड़कियों को पराए घर का धन, पराए घर की संपत्ति माना जाता है, जिस कारण से उनको शिक्षा से वंचित भी किया जाता था। और उस समय इस प्रकार की सुविधाएं न होने के कारण भी कहीं न कहीं बालिकाओं की शिक्षा आगे नहीं बढ़ पाई। जैसे सन 1882 में जो पढ़ी लिखी स्त्रियों की कुल संख्या मात्र 2045 थी पूरे भारत में, और साक्षर स्त्रियों की कुल संख्या 1981 में 7.91 करोड़ थी, जो बढ़कर 1991 में 15.6 करोड़ हुई, और 2001 में 22.67 करोड़, तथा 2011 का जो आंकड़ा आया उसमें 38.40 करोड़ हो गई थी। 1991 की जनगणना के अनुसार स्त्रियों में साक्षरता का जो प्रतिशत था वो 39.30, तथा पुरुषों में जो प्रतिशत था वो 64.13 था, जो बढ़कर 2001 में क्रमशः 54.20 स्त्रियों का व 75.85 पुरुषों का हो गया। और यही आंकड़ा बढ़कर 2011 में क्रमशः 65.46 और 82.14 हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे स्त्रियों की शिक्षा का स्तर भी बढ़ रहा है और उनका प्रतिशत भी बढ़ रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार प्रचार में सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि गांव के नज़दीक विद्यालयों का खोल देना और शिक्षा ग्रहण करने के बाद परंपरागत व्यवसायों से इतर अपरंपरागत व्यवसाय की ओर महिलाओं का रुझान बढ़ना, ये बहुत से कारण हैं और जिसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा। वर्तमान में हम देखते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाएं आगे आ रही हैं और शिक्षण से संबंधित प्रशिक्षण लिए जा रहे हैं, और विभिन्न कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों की संख्या प्रतिवर्ष लगातार बढ़ती जा रही है। वो किसी भी क्षेत्र में, कला क्षेत्र हो, विज्ञान हो, वाणिज्य हो, गृह विज्ञान हो, शिल्प कला हो और संगीत हो, उसकी शिक्षा भी प्राप्त कर रही है। इसी संदर्भ में पाणिक्कर ने लिखा है कि स्त्रियों की शिक्षा एवं उनकी जागृति ने उस कुल्हाड़ी को तेज कर दिया है जिसकी सहायता से हिंदू सामाजिक जीवन की जो जंगली झाड़ियां हैं उनको साफ करना संभव हो गया है। और स्त्री शिक्षा के व्यापक प्रसार ने स्त्रियों को अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के समुचित अवसर भी प्रदान किए हैं। जो रूढ़िवादी विचार होते थे वो उनसे कहीं न कहीं काफ़ी सीमा तक वो मुक्त हुई है। जैसे पर्दा प्रथा को कम किया गया है, बाल विवाहों के प्रचलन को घटाने में भी कहीं न कहीं स्त्री शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दूसरा है आर्थिक क्षेत्र में प्रगति। ग्रामीण क्षेत्रों में जो निवास करने वाली महिलाएं हैं उनका 80% जो स्त्रियां हैं वो आर्थिक दृष्टि से कोई न कोई कार्य करती रही है। भले ही उनके कार्य को उतना महत्व नहीं दिया गया हो, लेकिन
अधिकांश महिलाएं किसी न किसी कार्य में संलग्न रहते हैं। आप ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही महिलाएं पूरी जो गांव की आर्थिक व्यवस्था है उसको मजबूत करने में एक महिला का ही बहुत बड़ा योगदान होता है। और नगरों में भी निम्न वर्ग की स्त्रियां घरेलू कार्यों और उद्योगों के माध्यम से कुछ न कुछ अपनी आजीविका के लिए कमाती हैं। और साधारणतः मध्यम और उच्च वर्ग की स्त्रियों द्वारा आर्थिक दृष्टि से कोई काम करना बुरा समझा जाता रहा है, लेकिन औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण ने स्त्रियों की आर्थिक निर्भरता को कम करने और उनकी स्थिति को उन्नत करने में योग दिया है। आज औद्योगिकरण और नगरीकरण के फलस्वरूप अधिकांश स्त्रियां विभिन्न उद्योगों में कार्य कर रही हैं। वो अपनी शैक्षिक योग्यता के आधार पर उन कार्यों में संलग्न रहती हैं और शिक्षा के व्यापक प्रसार, नई नई वस्तुओं के आकर्षण, उच्च जीवन स्तर बिताने की बलवती इच्छा तथा बढ़ती कीमतों ने अनेक मध्यम एवं उच्च वर्ग की स्त्रियों को नौकरी या आर्थिक दृष्टि से कोई न कोई काम करने के लिए प्रेरित किया है। वर्तमान में मध्यम वर्ग की स्त्रियां विभिन्न उद्योगों में, दफ्तरों में, शिक्षण संस्थाओं में, अस्पतालों में, समाज कल्याण केंद्रों और व्यापारिक संस्थाओं में काम करने लगी है। तो कहने का मतलब यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में भी प्रगति हुई है। नंबर तीसरा बिंदु है राजनीतिक चेतना में वृद्धि। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्त्रियों की राजनीतिक चेतना में एक आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। जहां सन 1937 में महिलाओं के लिए केवल 40 स्थान सुरक्षित थे, वहां केवल 10 महिलाओं ने ही चुनाव लड़ा था। और भारत के नवीन संविधान के अनुसार 1950 में स्त्रियों को पुरुष के बराबर नागरिक अधिकार थे वो प्रदान किए गए। पार्लियामेंट और विधानमंडलों में स्त्री जो प्रतिनिधियों की संख्या और विभिन्न गतिविधियों में उनकी सहभागिता, राज्यपाल, मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक के रूप में उनकी भूमिका से स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में स्त्रियों में राजनीतिक चेतना दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और दूसरा, जो वर्तमान में अगर आप संविधान संशोधन की बात करते हैं, 73वें और 74वें संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए पंचायतों के चुनाव में 33% आरक्षण कम से कम रखा गया है। और उत्तराखंड राज्य तो एक ऐसा राज्य है कि जहां 50% जो जनप्रतिनिधि चयनित होंगे वो महिलाएं होंगी। तो राजनीतिक चेतना का हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं एक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में राजनीतिक चेतना बढ़ी है। क्योंकि आप कॉलेज में ही आप देखते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपके महाविद्यालय में 60 और 40 का रेशियो कम से कम रहता है। 60% महिलाएं या बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रही होती हैं और 40% बालक। और इसी प्रकार से वर्तमान में आप देखते हैं कि आपका जो छात्र संघ बनता है उसमें भी एक महिला प्रतिनिधि का पद, जो महिला उपाध्यक्षा के नाम से जाना जाता है, वो पद आरक्षित है और उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। उसमें आप देखेंगे कि कोई निर्विरोध जैसी स्थिति नहीं आती है। तो कम से कम वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि महिलाएं आज राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे आ रही हैं और उनमें राजनीतिक चेतना में वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार से सामाजिक जागरूकता में वृद्धि। पिछले कुछ वर्षों में हम देखते हैं कि स्त्रियों की जो सामाजिक जागरूकता है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। अब स्त्रियां पर्दा प्रथा को बेकार समझने लगी हैं।
अब बहुत सी स्त्रियां घर की चार दीवारी से बाहर आकर खुली हवा में सांस ले रही हैं। आजकल कई स्त्रियों के विचारों और दृष्टिकोणों में इतना अधिक परिवर्तन हुआ है कि अब वे अंतरजातीय विवाह है, प्रेम विवाह है और विलंब विवाह को अच्छा समझने लगी है। अब विवाह से संबंधित जो भी निर्णय है वो माता पिता का तो रहता ही है, उसके साथ साथ वहाँ पर उन बच्चों की, खासतौर पर उन जिनका विवाह होना है, उन बालिकाओं से भी कहीं न कहीं उनके विचारों को भी जाना जाता है। और जो परंपरागत रूप से जो रिश्ता बनता था वो माता पिता के द्वारा या परिवार के किसी वयोवृद्ध के निर्णय के अनुसार ही होता था, लेकिन वर्तमान में इन स्थितियों में भी परिवर्तन आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जाति जो नियम है, जो रूढ़ियाँ हैं, उनके प्रति भी महिलाओं की उदासीनता बराबर बढ़ रही है और अब वे रूढ़िवादी सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील भी हैं। आज अनेक स्त्रियां महिला संगठनों और विभिन्न क्लबों की सदस्य भी हैं। कई स्त्रियां तो समाज कल्याण के कार्य में भी लगी होती हैं। आप देखते होंगे कि अधिकांश जो जन जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम है और समाज कल्याण के कार्य हैं, जो विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा भी किए जा रहे हैं, उनमें भी अधिकांशतः महिला नेतृत्व ज़्यादा देखा गया है। अगला बिंदु है पारिवारिक क्षेत्र में अधिकारों की प्राप्ति। वर्तमान में स्त्रियों के जो पारिवारिक अधिकार हैं उनमें भी वृद्धि हुई है। यदि हम देखते हैं तो वर्तमान में जो संयुक्त परिवारों का जो बंधन था उससे मुक्त होकर आज वो एकाकी या मूल परिवार में रहना पसंद कर रही हैं और वे मूल परिवारों की स्थापना कर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना और पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाह रही है। अब बच्चों की शिक्षा है, परिवार की आय के उपयोग है, पारिवारिक अनुष्ठानों की व्यवस्था है और घर के प्रबंध में स्त्रियों की इच्छा को विशेष महत्व दिया जा रहा है। अब तो जो विवाह विच्छेद के मामले हैं उसमें भी स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। पारिवारिक क्षेत्र में स्त्रियों के बढ़ते हुए अधिकारों और स्वतंत्रता को देखते हुए कुछ लोगों को तो पारिवारिक जीवन के विघटित होने का भय भी बना रहता है। और आज की जो बदलती परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में स्त्रियों को दासी बनाकर नहीं रखा जा सकता है। अब तो मित्र और सहयोगी के रूप में उनका महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये जो इस प्रकार की जागरूकता जो आ रही है हमारे समाज में, वो एक स्वच्छ समाज की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि एक समाज, एक स्त्री और एक पुरुष दोनों की बराबर भागीदारी से आगे बढ़ता है और समाज में व्यवस्था तभी बनी रहती है जब दोनों ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। तो इससे पहले की स्थितियां जो थी वो महिलाओं को हमेशा से ही दूसरे नंबर पर रखा जाता था, अर्थात उनकी जो स्थिति थी वो दोयम दर्जे की थी। तो आज उस स्थिति में विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो उपरोक्त बिंदु, जितने भी बिंदु थे, इन बिंदुओं के विवरण से हम स्पष्ट रूप में कह सकते हैं कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। और यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना आवश्यक है कि ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में अभी भी अधिकांश स्त्रियां सामाजिक हो, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में पूरी तरह से भाग नहीं ले पा रही है। इसका कारण ये है कि स्त्रियों में शिक्षा का अभाव और दूसरा परंपरागत जो मूल्यों हैं उनका अभी भी प्रचलन में होना, जिनके अनुसार स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर के काम काजों तक ही सीमित रहता है। अधिकांशतः आप अभी भी गांव में आप देखते हैं कि आपकी जो पीढ़ी है उस पीढ़ी से पहले की पीढ़ी की अधिकांश स्त्रियां अपने घरेलू काम में ही संलग्न
उसमें इन्हें गिने कोई एक आध लोग आपको, एक आध एक महिलाएं आपको ये मिलेंगी कि जो घर के कार्य के अलावा अन्य स्थानों पर, अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। जैसे जैसे स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ता है, औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया तेज होती है, उसके साथ ही न केवल नगरीय क्षेत्रों की बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की स्त्रियों की स्थिति में भी आवश्यक सुधार हो रहा है। आज की महिलाओं में सामाजिक चेतना बढ़ती जा रही है। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि उपनिवेश काल के बाद की जो परिस्थिति थी वो महिलाओं की एक बदली हुई जो परिस्थिति है उसमें काफ़ी क्षेत्रों में महिलाओं ने प्रगति की है और वो आज आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी शिक्षा भी ग्रहण कर रही हैं और राजनीति के क्षेत्र में भी उनका प्रभुत्व धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। और जो इन सभी गुणों को आत्मसात करते हुए कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि उनमें सामाजिक जागरूकता में भी वृद्धि हुई है। आज वो विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा भी करने लगी हैं और इनके साथ साथ जो पारिवारिक क्षेत्र है, पारिवारिक क्षेत्र के अधिकार हैं उनको भी वो प्राप्त कर रही हैं। तो ये लेक्चर इन्हीं बिंदुओं के साथ हम समाप्त करेंगे। अगला जो लेक्चर होगा वो भारत में महिलाओं की जनसंख्या का ग्राफ एवं लिंगानुपात, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जो ये आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े अभी भी महिलाओं की स्थिति में जो परिवर्तन नहीं हो पा रहे हैं, अर्थात हमारे समाज का जो महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण अभी भी उस दिशा की ओर नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि अभी भी अधिकांश पुरुषों का दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति नकारात्मक ही है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमें इस प्रकार के आंकड़े देखने को मिलते हैं कि जिसमें महिलाओं की संख्या वो लगातार घट रही है। उसके रीज़न अनेक हो सकते हैं, उन रीज़नों पर भी हम बात करेंगे कि किन कारणों से महिलाओं की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। और उसके साथ साथ हम समाज में जो लैंगिक विषमता है उस विषमता के बारे में भी अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करेंगे। अगला लेक्चर हम भारत में महिलाओं की जनसंख्या का जो ग्राफ है और एक लिंग अनुपात है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि आज महिलाओं की संख्या का लगातार घटना कहीं न कहीं हम लोगों को सोचने को मजबूर भी करता है, जिस कारण से आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों की सरकार को आवश्यकता पड़ रही है। और उसमें काफ़ी बड़े क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सरकार के द्वारा इसमें आर्थिक रूप से काफ़ी मदद भी लोगों को दी जा रही है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा इसके बाद करेंगे। ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।